गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 29 मार्च पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर अब देख लेते हैं टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। हाई कोर्ट के अंदर केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मोइत्री के बारे में जानेंगे, यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यूएन पीस कीपिंग को देखेंगे। आरटीआई रिजेक्शन के बारे में कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके रीजंस को देखेंगे। आज सीआईसी और आईयूसीएन स्टेटस के बारे में भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। वॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फाइनली हाइपनिया इंडिका क्या है इसके बारे में भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप जितने भी आपके रिवीजन एमसीक्यूज हैं जो इस तरीके के वीडियोस आपको आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पे दिखाई देते होंगे, यूट्यूब के होम पेज पे दिखाई देते होंगे, उसको जरूर करिएगा और मेरे आंसर देने से पहले आंसर को सोचिएगा भी सही और फिर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, यहाँ पे आपका फ्री कोर्स अवेलेबल है नेटमोक आईएएस के एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्री कोर्स के अंदर जो एमसीक्यूज हैं पिछले एक साल के जो आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं वो दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम के साथ साथ आपको जो ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है उसके अंदर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड टुडे इज द लास्ट डे जब आप होली 50 कोड को यूज कर सकते हैं और होली 50 कोड को यूज करते हुए आप 50% डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। 100 डेज 200 डेज मिशन 2022 हो, मिशन 2023 हो, उसके अंदर तो इस कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा बिकॉज ये आज ही रात को 12 बजे तक एक्टिव रहने वाला है। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कोड जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले एक बार अपने टारगेट को जरूर सेट कर लीजिए, कितना टारगेट सेट करके चलेंगे, क्योंकि यहां पर 6 का कट ऑफ हमने रखा हुआ है तो आपको कोशिश करनी है 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की। जल्दी से टारगेट को सेट करें अपना और फिर कोशिश करिएगा उसको अचीव करने की। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट with which country Iran has recently signed 25-year strategic cooperation pact। अभी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ ईरान ने एक 25 साल का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट जो है उसको यहां पर साइन किया है। सोचिए क्या वो यूएस है, इंडिया है, चाइना है या रशिया है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप रिसेंटली देखेंगे ईरान के जो रिलेशंस हैं वो शुरू से ही खराब थे यूएस के साथ, और इवन इंडिया ने भी एक जो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जैदान दिलाराम हाईवे याद होगा आपको, और साथ ही साथ हमने ग्वादार के साथ एक पोर्ट जो लगता था, कौन सा पोर्ट था वो याद आ रहा है नाम उसका, ईरान का चाबार पोर्ट। वहां पर जो इंडिया को कंस्ट्रक्शन करना था वो चीज अभी ईरान ने बंद कर दी क्योंकि इंडिया जो था टाइम पे उसको नहीं कर पा रहा था, और ईरान ने ये कहा कि अब हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, हम अपनी फंड्स को यूज करते हुए ये जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो हाईवे बनाने का है या फिर चाबार पोर्ट पे जो कंस्ट्रक्शन करना है वो हम खुद ही कर लेंगे, हमें इंडिया की सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया काम नहीं कर रहा है यूएस प्रेशर के अंदर। ठीक है, तो यूएस और इंडिया तो वैसे ही नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिलेशन उतने ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। और अगर आप देखें ईरान ने अगर इंडिया को काउंटर किया भी है और अगर यूएस के आगे भी मसल फ्लेक्स करने की ईरान कोशिश कर रहा है तो कोई ना कोई बड़ी पावर उसको सपोर्ट कर रही होगी। मैं आपको ये इस वजह से समझा रहा हूं ताकि जब कल को आप डिप्लोमेट्स बनेंगे, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो कि आईएफएस को अपना पहला या दूसरा ऑप्शन मान के चल रहे होंगे, तो डिप्लोमेसी के अंदर आपको ये चीजें कनेक्ट करके देखनी पड़ेंगी। तो ईरान जो है उसके चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं, इसी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंटली इंडिया को भी नेगेट कर रहा है और यूएस के सामने भी मसल फ्लैक्सिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है 25 इयर्स स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट जो है ये ईरान और चाइना के बीच में साइन हुआ है। अग्रीमेंट जो है तब आया है जब चाइना पुश कर रहा था ईरान को, और यहाँ पर जो ईरान और बीजिंग है इनके जो रिलेशंस हैं ये बेसिकली ट्रेडिंग पार्टनर है, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर है दोनों ही। और साथ ही साथ जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे तब भी बीजिंग जो है दैट इज चाइना जो है और रशिया दोनों ही ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। और अभी कुछ टाइम पहले ही देखा गया था, अराउंड 3-4 दिन पहले ये बात हुई थी कि चाइना रशिया जो दो हैं उन दोनों ने ही यूएस को कहा है कि जो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था जिसमें से यूएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था उसके अंदर यूएस को दोबारा से आना चाहिए। और यहाँ पे यूएस के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है कि आप जो सैंक्शंस जो आपने ईरान के ऊपर लगाए हैं इसको आपको रिवोक करना चाहिए। तो पावर पीछे से कौन दे रहा है ईरान को? देखिए, अगर बात करें नेपाल जो इतनी मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश करते हैं इंडिया के सामने, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे भी चाइना है। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंट्रीज है जिनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है बिकॉज चाइना के पास अपनी जो फाइनेंशियल पावर है वो काफी ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पे आंसर जो हमारा है वो सी हो जाता है। लेकिन मैं आपको लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए बॉर्डर किस किस से टच कर रहे हैं, ईरान तेहरान का, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है, नीचे आपकी पर्शियन गल्फ है, ऊपर कैस्पियन सी है, अजरबैजान, आर्मेनिया है,
तुर्कमेनिस्तान है, इराक है। अब ये अजरबैजान, अर्मेनिया, अगर ये चीज मैंने आपको बताया तो इसको लेकर भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे कुछ दिन पहले पूछा था कि दोनों के बीच में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, ठीक है, उस रीजन का नाम मुझे बताइएगा जिसमें अर्मेनिया और अजरबैजान जो है आपस में कन्फ्लिक्ट में थे अराउंड 15-20 दिन, शायद 1 महीना हो गया होगा मैक्सिमम, जब हमने इस रीजन के ऊपर क्वेश्चन जो थे 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर रेगुलर बेसिस में हमने डिस्कस किए थे अलग अलग टाइप के। तो उस रीजन का नाम लेट्स सी कि आप उसे रिकॉल कर पाते हैं या नहीं। अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड रीजन जो था उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस ऑफ पेंडेंसी इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर बातचीत चलती रहती है कि जो केसेस हैं वो पाइल अप होते जा रहे हैं, पुराने केसेस सेटल होते नहीं है, नए केसेस और भी आ जाते हैं इसके अंदर, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका प्रीलिम्स का भी बनता है और मेंस का भी बनता है। यहां पे प्रीलिम्स में पूछे कि पेंडेंसी के कारण क्या क्या है। पहला है गवर्नमेंट जो है वो खुद ही इतना बड़ा लिटिगेंट है कि केसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है इसमें डिले किया जाता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। एडजर्नमेंट की एक प्रैक्टिस सी बन चुकी है, ये भी एक रीजन हो सकता है। सोचें कि इसमें से करेक्ट रीजन कौन से हैं, या पहले दो हो सकते हैं, पहला और तीसरा भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव भी हो सकते हैं, सोचिए। चलिए देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको यहां पे अपॉइंट करना चाहिए ताकि पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है उनको हाई कोर्ट के अंदर खत्म किया जा सके, ठीक है। टोटल सैंक्शनड जुडिशियल स्ट्रेंथ जो है वो 25 है हाई कोर्ट के अंदर। इस बात करिए इन द 25 हाई कोर्ट्स, तो 25 हाई कोर्ट के अंदर 1080 है, मतलब टोटल जुडिशियल स्ट्रेंथ जो है 25 हाई कोर्ट्स के अंदर मतलब 1080, 1000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है इतने लोग वहां पे इतने जजेस काम कर रहे हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब 1080 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो है 661, ठीक है, तो बहुत कम स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सो वर्किंग स्ट्रेंथ जो है 661 है, तो यहाँ पे 661 जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। 419 वेकेंसीज हैं, तो काफी बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जितनी वेकेंसीज हैं। और अगर आप यहाँ पे इसे टोटल करेंगे और यहाँ पे आपका 1080 जो कि आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो एक सबसे बड़ा रीजन है, द फॉल्ट ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें जजेस अपॉइंट जजेस जो एक अपने आप में सबसे बड़ी फॉल्ट है, कह सकते हैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उस चीज को रीजन बताया जा रहा है डिले इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सरकार तो ये कह रही है कि जो जजेस अपॉइंटेड जजेस हैं, कॉलेजियम सिस्टम जो है इसकी वजह से ही डिले हो रहा है, ठीक है। वैसे भी एनजेईसी आप जानते लाया गया था लेकिन जुडिशरी को पसंद नहीं आया, तो यहां पर उसको भी खत्म कर दिया गया। लेट्स सी आगे क्या होता है। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, ये एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि काफी सारे केसेस के अंदर गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व होती है, तो इस वजह से पेंडेंसी बढ़ जाती है क्योंकि केसेस बढ़ जाते हैं। देन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जब यहाँ पे इतने सारे जजेस जो है उनकी संख्या में कमी रहेगी, जो वैकेंसी वो एग्जिस्ट करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी एक रीजन बनेगा, कारण बनेगा, जिसकी वजह से जो पेंडेंसी है केसेस की वो बढ़ेगी। प्रैक्टिस ऑफ सीकिंग एडजर्नमेंट, तो आपने वो तारीख के बाद तारीख जो है वो सुना होगा, तो एडजर्नमेंट इतनी ज्यादा होती है कि केस जो होता है वो इतना लंबो सालों साल खिंच जाता है। इवन जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं केसेस के अंदर उनकी खुद डेथ हो जाती है, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों की डेथ हो जाती है, लेकिन केस के अंदर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पेंडेंसी जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तीनों ही कारण है जिसकी वजह से पेंडेंसी हमें हाई कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मैत्री के बारे में पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैत्री। मैत्री क्या है इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, राइट। तो टॉपिक को करें अंडरलाइन और फिर देखें वन बाय वन स्टेटमेंट क्या कहती है। इट इज कंपोज एज ए ट्रिब्यूट टू शेख मुजीबुर रहमान, तो मैत्री को कंपोज किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को ट्रिब्यूट देने के लिए। इट इज अ न्यूली कंपोज राग इनकॉर्पोरेटिंग द क्लासिकल रूल्स, क्लासिकल रूल्स को यूज करते हुए एक नया राग बनाया गया जिसका नाम है मैत्री। 3 compositions will be presented which are written in हिंदी एंड बंगाली लैंग्वेजेस ओनली, तो इसके अंदर 3 कंपोजिशन रहने वाली हैं जो कि हिंदी और बंगाली के अंदर रहने वाली। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, वैसे भी आप जानते हैं कि जहां पे ओनली आ जाता है, ओनली, ऑल, इस तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, वहां पर चांसेस 70 to 80% रहते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे 3 कंपोजिशन दिए और भाषाएं यहाँ पे 2 दी हैं, तो देख लेते हैं एक बार इसका। पहली जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यस, ये जो पर्टिकुलर आपकी कंपोजिशन बनी गई है वो शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए करी गई है। और वैसे भी देखिए बांग्लादेश के साथ हम रिलेशनशिप अच्छे करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और बीच में पहले भी अभी कुछ दिन पहले भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनका नाम एक एमसीक्यू में मैंने बताया था, आप मुझे बताएंगे वो किस चीज से रिलेट करता था। लेट्स सी कि आप में से कितने लोग उस चीज को याद रख पाए और यहाँ पे रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है।
ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ सेंटेनरी ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको फाउंडिंग फादर माना जाता है बांग्लादेश का। और रिनाउंड वोकलिस्ट जो थे जिनका नाम है पंडित अजय चक्रवर्ती, उन्होंने नया राग जिसका नाम है मोइत्री उसे यहाँ पे कंपोज किया है ताकि बंग बंधु, तभी मैंने आपको ये शब्द बताया था, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी कहा जाता है, तो उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट देने के लिए इसे बनाया गया। तो किसने बनाया वो भी मैंने बता दिया, किनको डेडिकेट किया गया वो भी बता दिया। ये एक न्यूली कंपोज राग है जिसके अंदर क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया गया है, लेकिन यहां पर 3 कंपोजिशन किस किस में है, संस्कृत, हिंदी एंड बंगाली, ठीक है, इन तीनों के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ए यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है Which of the following country has abstained from voting against Sri Lanka in recent UNHRC resolution? तो recently UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसके अंदर एक रेजोल्यूशन को पास करना था, तो वहां पर वोटिंग कराई गई श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अगेंस्ट में रादर, कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो श्रीलंका के अंदर देखे गए। कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत पुराने टाइम से चलता हो रहा है। जब हम लोग भी प्रिपरेशन किया करते थे 2012-13 की बात है, इवन 11 के अंदर भी इस चीज के ऊपर तब भी इशू चलता रहता था। तो यहाँ पे दिस इज द 8th रेजोल्यूशन ऑन श्रीलंका एट द ह्यूमन राइट काउंसिल सिंस द एंड ऑफ द वॉर, जो LTTE की 2009 के अंदर जो वॉर थी वो जो खत्म हुई थी उसके ऊपर यहाँ पे 8th टाइम, मैंने आपको कहा ना कि नया टॉपिक नहीं है, 8th टाइम श्रीलंका के ऊपर रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एब्सटेन, किस किस ने यहाँ पे एब्सटेन किया है और श्रीलंका के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं करी है। तो क्या इंडिया उसमें शामिल है? व्हाट अबाउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश? सोचिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर यूएन पीस कीपिंग के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए और आपसे पूछा कि यूएन पीस कीपिंग को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है यूएन पीस कीपर्स जो होते हैं दे प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड द पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट टू हेल्प कंट्रीज मेक द डिफिकल्ट अर्ली ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। तो यहाँ पे जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ पीस बिल्डिंग के लिए हेल्प करते हैं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन होती है उससे ट्रांजिशन करके पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। सेकंड, यूएन पीस कीपर्स दे हैव आल्सो रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज। तो ये जो पूरी यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो भी मिल चुका है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। इवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज आल्सो कम इन वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशन। यूएन पीस कीपर्स को ऑफन रेफर किया जाता है ब्लू बैरेट्स कह के, या फिर इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके हेलमेट का कलर कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो इनको ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। और अगर आपने देखा हो, जब भी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट की मांग करते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जो एक लॉजिक होता है वो यही होता है कि देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट जो लोग हैं हम भेजते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, ताकि वेरियस कंट्रीज के अंदर जिस भी तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट है या जिस भी तरीके के झगड़े हो रहे हैं उनका एक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके इन फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो इंडिया डिलीवर्ड ऑन इट्स प्रॉमिस 2 लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स वर्ल्ड वाइड। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के लिए यहां पर हमारे द्वारा 2 लाख डोजेज जो है कोविड-19 वैक्सीन, जो कि हमारे यहाँ पे काफी पोटेंट है और ऑलरेडी उसके ऊपर स्टडीज करी जा चुकी हैं। वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन जो वो इंडिया ने बनाई है और पूरी कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये जो शिपमेंट है अभी भेजा गया, तो कि हमारा एक और कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग के लिए, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है उनके बारे में जो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन से पीस लाइक सिचुएशन को क्रिएट करना ये मेन काम होता है। साथ ही साथ यूएन पीस कीपिंग जो है उनको यस नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले, ये ब्लू बैरेट्स, ये ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखने, पूछा जा सकता है आपसे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो होली कोड है, होली 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे और आज आपके पास टाइम है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और 50% स्ट्रेट अप डिस्काउंट जो है वो आप 100 डेज की सीरीज के अंदर, 200 डेज की सीरीज के अंदर, 2022 या 23 की सीरीज के अंदर ले सकते हैं। अब 2023 की सीरीज उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि लोग अभी कॉलेजेस में हैं या फिर स्कूल्स में हैं, लेकिन अपने फंडामेंटल्स को सही करना चाहते हैं और बिल्कुल रेडी होना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल के साथ एडवांस लेक्चर्स जो हैं वो भी इसके अंदर ऐड किए गए, राइट फ्रॉम एनसीईआरटीज टू आपके करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। द सेम गोस फॉर मिशन यूपीएससी 2022। इसके अंदर भी आप exam.netmock.com के अंदर जाकर इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस थिंग। जब आप जाएंगे exam.netmock.com के ऊपर, वहां पर आपको बिल्कुल एक एक चीज बताई होगी कि इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, राइट फ्रॉम MCQs to class lectures, everything is provided in this.
नाउ जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, बट आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है और अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, सो यू कैन ईदर गो फॉर 100 डेज की सीरीज या फिर आप 200 दिन वाली सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे इवन 200 डेज के अंदर भी, तो आप चाहें तो 2 या 3 या 4 लेक्चर भी एक दिन में चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डे अगर आप आज ही एनरोल करते हैं, आपके सामने 100 से ज्यादा लेक्चर्स जो होंगे, 100 से ज्यादा असाइनमेंट्स जो होंगे, 100 से ज्यादा डेज जो होंगे वो ओपन होंगे। सिमिलरली 100 डेज की सीरीज में भी काफी सारे डेज जो होंगे आपके सामने ओपन होंगे। यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द कोर्स, दोनों ही कोर्सेज काफी अच्छे हैं। इसमें आपको 200 डेज के अंदर वैल्यू एडेड मटेरियल जो है वो भी मिल जाता है। तो डे वाइज प्रिपरेशन आप दोनों के अंदर कर सकते हैं और इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइम। अगर आप 32 35 मार्क्स का एडिशन जो है अपने मॉक टेस्ट के अंदर देखना चाहते हैं, अपने अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर देखना चाहते हैं, तो आप इन दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो कटिंग एज मटेरियल होता है, कटिंग एज लेक्चर्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपके जो वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो भी इसके अंदर इनबिल्ट है। और अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने एक अच्छा आइडिया दिया, तो वो मैंने अभी इन दोनों कोर्सेज में ऐड किया, दैट इज एडिशन ऑफ द मिनी मॉक टेस्ट। अब डेली बेसिस पे आपके मिनी मॉक टेस्ट जो है वो भी दोनों कोर्सेज के अंदर कराए जाते हैं, ताकि जब तक एग्जाम आए आपके 10 से 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी हो। एलिमिनेशन मेथड, ये सब चीजें आपको ऑन द बैक ऑफ द माइंड सब चीजें क्लियर हो चुकी हो, ताकि जब प्रीलिम्स एग्जाम आपके सामने आता है वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो exam.netmock.com पे जाके होली 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, ताकि आप यहाँ पे 50% का बेनिफिट ले सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो कि आरटीआई को लेके रिजेक्शन ऑन आरटीआई के ऊपर है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो रिजेक्शन रेट है, अगर आपको याद हो तो 13.9% के आसपास था, 14% के आसपास, वो 4.3% तक आ गया था। मैंने आपको ये बताया था कि पिछले 15 सालों के अंदर रिजेक्शन रेट में काफी कमी हुई है। मैंने आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी दिया था कि डिपार्टमेंट का जो रवैया है वो काफी हद तक पॉजिटिव हो चुका है। अब वो इस चीज को मना नहीं करते, रादर बहुत सारी चीजें जो है वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करा दी जाती हैं और जब भी कोई आरटीआई आती है उसको सलीके से लिया जाता है, उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं करी जाती। पहली स्टेटमेंट आरटीआई को लेकर कहती है, सेक्शन 9 एम्पावर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू रिजेक्ट और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो जब कॉपीराइट के ऊपर बात आती है, तो इन्फ्रिंजमेंट के लेकर बात आती है, तो वहां पर जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 डील्स विद एग्जम्पशन ऑन एन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 जो है वो कमर्शियल कॉन्फिडेंस को एग्जम्प्ट करता है इन सभी चीजों से। देखिए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे आपको CPIOs मिल जाते हैं। दिस इज द पोजीशन, आई वाज द CPIO इन माय ऑफिस। तो जो भी आरटीआईज आती थी वो मेरे पास आती थी। ऐसे ही स्टेट के अंदर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, तो इस तरीके से इनको आरटीआई को मैनेज करने का जो पूरा जिम्मा होता है वो दिया होता है। तो जब आप लोग भी पोस्टिंग पे जाएंगे, हो सकता है पहली पोस्टिंग में भी आपको CPIO बना दिया जाए, डिपेंड करता है ये आपके सीनियर्स के ऊपर। सो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज गिवन टू यू एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि काफी चीजें आपको यहाँ पर एज अ CPIO सीखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आप आंसर करने की कोशिश करें, फिर डिस्कस करेंगे इसे। चलिए, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस को लेकर कोई इंफॉर्मेशन हो, ट्रेड सीक्रेट्स को लेकर हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर हो, यस ये सभी सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्जम्प्ट करी गई, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एट द सेम टाइम CPIOs जो SPIOs होते हैं वो अगर देखें कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को मांगा जा रहा है और इससे किसी कॉपीराइट वायलेशन हो सकता है, तो उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? C विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्लोज, कि जिसको डिस्क्लोज करने से किसी भी व्यक्ति की सेफ्टी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, उसकी लाइफ एंडेंजर हो सकती है, फिजिकल सेफ्टी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करी जाती। इंफॉर्मेशन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो कि पूरा कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मान लीजिए आप IPS ऑफिसर है, वहां पे कोई RTI आती है, ठीक है, तो वहां पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे जिससे कि जो एक इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेकर है और वो पूरे प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को खराब कर सकती है, तो वहां पर उसको भी एग्जम्प्ट कराया जा सकता है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हर डिपार्टमेंट्स के अंदर जब जाएंगे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी जो कि सेक्शन 8 के अंदर एग्जम्प्ट होगी और कुछ ऐसी होगी जो कि दी जा सकती होगी, लेकिन आपके जो नीचे काम करने वाले लोग होंगे, जूनियर्स होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बता देंगे। इवन RTI को मैं तो यही कहूंगा, मैंने भी ये किया था, पूरा एक्ट निकालिएगा और उसके जो मेजर रूल्स होते हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपको CPIO बनाया जाता है तो। ठीक है, चलिए आंसर आपका C हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट CIC, क्योंकि अब हम RTI के बारे में पढ़ रहे हैं, CIC के ऑफिस के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। और वैसे भी CIC अमेंडमेंट को भी इस बार लाया गया था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस जो थे CIC के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए।
इवन अगर हो सकता है सीआईसी को लेकर क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाए। देयर टेन्योर इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका जो टेन्योर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। सोचिए, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना था नोट करेक्ट, तो अगर किसी ने इसे करेक्ट के तौर पे आंसर किए तो उनको यहां पे ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं मिसरीडिंग वो कर रहे हैं और फोकस उनका क्वेश्चन के ऊपर उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। देखिए मिसरीडिंग सबसे होती है, मुझसे भी होती थी, मैंने भी कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत किए और हो सकता है अभी भी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ लेक्चर्स के अंदर एक आधा क्वेश्चन मिसरीड कर जाता हूं, लेकिन आपको इसको ठीक करना है, फोकस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वन क्वेश्चन, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दोज 2 मार्क्स जो कि आपके पास आ सकते थे, लेकिन वो 2 मार्क्स आने की बजाय नेगेटिव मार्किंग हो गई। वो नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे बुरा लगता है जब आप घर आके देखते हैं कि करेक्ट को नॉट करेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट को करेक्ट, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया और उसकी वजह से क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गया। नाउ देयर टेन्योर इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, उनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डिसाइड नहीं किया जाता। यही तो पूरी चीज हमने पढ़ी थी कुछ दिन पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये पूरी पावर अपने हाथ में ले ली कि जो टेन्योर है वो हम डिसाइड करेंगे, सैलरी हम डिसाइड करेंगे। इसी चीज को फिर अपोजिशन ने कहा आप तो सीआईसी के जो ऑफिस है उसको वीकन कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले चल रहा था, तब भी मैंने एक क्वेश्चन अलग से बनाया था, अलग तरीके का पूछा था, यहां पर कुछ अलग तरीके से पूछा है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय whom, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जितना डिसाइड करेंगे तब तक ऑफिस जो है सीआईसी एंड आईसीज, कितने आईसीज होते हैं मैक्सिमम बताइएगा मुझे, ये चीज मैंने आपको 100 डेज 200 डेज मिशन यूपीएससी 2022-2023 के अंदर पॉलिटिकल लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा है। तो आईसीज कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैक्सिमम कितने आईसीज हो सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है दे शैल होल्ड ऑफिस for such term as prescribed by central government or until they attain the age of 65 years whichever is earlier। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया या फिर 65 साल की जब तक एज नहीं होती whichever is earlier, तब तक वो अपनी सीट को होल्ड करते हैं। क्या वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए? नो, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। नहीं, आपको बताना था इनकरेक्ट कौन सा, तो आंसर आपका होगा ए। देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, बिकॉज आई वाज द सीपीआईओ, तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझे जाना पड़ता था, बहुत बार आरटीआईज आती थी, कुछ आरटीआईज के हम जवाब देते थे, कुछ के हम उसमें एग्जम्पशन लेते थे कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ वायलेशन हो रहा होता था। तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होते थे दे यूज्ड टू कॉल अस और फिर वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी जाती थी और वो पूछते थे कि आपने इसमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। सो वी यूज्ड टू गिव देम एक्सप्लेनेशन, वहां एक्सप्लेनेशन देनी होती थी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, बिकॉज दे आर वेरी सीनियर, वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट्स, वो काफी सीनियर बैचेस के सिविल सर्वेंट्स होते थे। तो पूछते थे, लेकिन काफी मतलब ऐसा नहीं है कि डांट के पूछते थे, काफी अच्छे तरीके से बात होती थी और वो पूछते थे कि आपने इस केस के अंदर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करी। सो वो हम बताते थे कि इस केस के अंदर इस वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए। तभी मैं कह रहा हूं जब आपकी पोस्टिंग होगी आपको आरटीआई के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है तो सीपीआईओ अगर आपको बनाया जाता है, क्योंकि देन आपको काफी सीनियर सिविल सर्वेंट्स के साथ, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाना पड़ेगा और वहां पर अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को किसी को मना किया है और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई आपका बेस नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे और वो आपसे पूछना कि आपने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी और फिर आपके पास कोई आंसर नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो कि एग्जाम के बाद वंस यू गेट द पोस्टिंग तो आपको काम आने वाली है। तभी आरटीआई को अभी मत पढ़िएगा अच्छे से, अभी उसमें टाइम मत लगाइएगा, लेकिन वंस यू क्रैक द एग्जामिनेशन आरटीआई को अच्छे से पढ़िएगा। चाहे आपको सीपीआईओ की पोजीशन मिलती है या नहीं मिलती है, हो सकता है आगे जाके मिले, लेकिन नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ये चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी और हमेशा आपको जो आईसीज होते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करने में काफी हेल्प भी करेगी। एंड दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि यस ही इज द न्यू एंट्रेंट, न्यू सिविल सर्वेंट जो है वो आए हैं, लेकिन यस उनको अच्छी खासी आरटीआई के बारे में नॉलेज है और जो वो चीज बता रहे हैं दैट इज मेकिंग सेंस टू देम। ठीक है, चलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास टेलीग्राम के ऊपर मैसेज आया था कि सर आईयूसीएन स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन रोज एक डाल दिया करें। रोज तो मुझे पता नहीं कि मैं डाल पाऊंगा नहीं डाल पाऊंगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूज। न्यूज में होती है कोई चीज तो मैं उसे नहीं छोड़ता हूं, लेकिन अगर न्यूज में नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर मैं कोशिश करता हूं कि आईयूसीएन स्टेटस किसी ना किसी एनिमल का आपको बता दूं, ताकि स्पीसीज रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत ना हो। तो यहाँ पे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का पूछा है कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है। अभी ये न्यूज में था, इसी वजह से बनाया गया। एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या लीस्ट कंसर्न है? सोचिए। चलिए देखिए, न्यूज में अभी था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन ने डिक्लेयर किया है अफ्रीकन फॉरेस्ट और सवाना या फिर बुश एलिफेंट कहते हैं उसे। ठीक है, तो इन दोनों का लेट मी जस्ट क्रिएट दिस थिंग यहां पर स्क्रीन, यस। तो यहां पे आपका है एक अफ्रीकन फॉरेस्ट और एक है आपका सवाना।
तो ये जो एलिफेंट्स है, अफ्रीकन फॉरेस्ट के जो एलिफेंट है, इनका जो स्टेटस है IUCN वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया गया। सवाना या फिर जिसे कहते हैं बुश एलिफेंट, उसका बताया गया एंडेंजर। ये दोनों चीजें नई नई बताई गई हैं IUCN के हिसाब से, तभी मैंने आपको ये बताई है। अर्लियर अफ्रीकन एलिफेंट वर ट्रीटेड एज अ सिंगल स्पीसीज लिस्टेड एज वल्नरेबल। तो पहले इनको वल्नरेबल कहा जाता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये कैटेगराइजेशन बनाया गया, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को अलग बताया गया, सवाना या बुश एलिफेंट को अलग बताया गया, ठीक है। और दोनों की जो यहाँ पे असेसमेंट करी गई है वो भी अलग अलग तरीके से करी गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम टू स्पीसीज हैव बीन असेस्ड सेपरेटली। इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया गया और सवाना एलिफेंट को एंडेंजर बताया गया। पहले दोनों को अफ्रीकन ही कहा जाता था, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट कहा जाता था, और दोनों को वल्नरेबल कैटेगरी में बताया गया था। क्योंकि यहाँ पे चेंज किया गया और इतना बड़ा कैटेगराइजेशन भी किया गया, तो ये चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करी थी, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर सिर्फ यहाँ पे सवाना या बुश एलिफेंट होता तो आंसर आपका एंडेंजर्ड हो जाता। चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड 2021 ये जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज करी गई, वर्ल्ड बैंक, ADB, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या IMF, सोचे। चलिए तो यहां पे रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज पब्लिश्ड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, जिसका यहां पे टाइटल दिया गया डेटा फॉर बेटर लाइव्स, ठीक है। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑन हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ डेटा फॉर डेवलपमेंट टू एंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ताकि इस चीज के ऊपर बात करी जा सके, डेटा जो है वो आप एंश्योर कर पाए, और जो डेटा को हार्नेस करने की पावर है उसको लेकर पूरी बात करी गई है। यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी चीज को लेकर पूछा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर डेटा फॉर बेटर लाइव्स की जो बेसिकली डेटा जरूरी भी किस लिए होता है, देखिए पॉलिसी मेकिंग करेंगे वहां पर भी डेटा की जरूरत पड़ेगी, कोई प्लान बनाना चाहते हैं, कोई प्रोसीजर बनाना चाहते हैं, वहां पर भी डेटा आपको काफी हेल्प करता है। लेकिन लाया किसके द्वारा गई है रिपोर्ट, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो बेसिकली ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म की बात करें, यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट जो हम देखेंगे तो फोकस इसी पे करा जा रहा है कि किस तरीके से ज्यादा जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा सकता है, ताकि बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करी जा सके। जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना एक्यूरेट डेटा होगा, उतने अच्छे से सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट हाइपनिया इंडिका। इसे अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया, ये आपको बताना है कहां से डिस्कवर किया गया, तमिलनाडु, पंजाब, असम, उड़ीसा। स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन है, सोचे। चलिए देखिए ये है एक सीवीड, ठीक है। 2 न्यू स्पीसीज ऑफ सीवीड जो है उसे रिसेंटली डिस्कवर किया गया है बाय अ ग्रुप ऑफ मरीन बायोलॉजिस्ट, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा से जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस 2 नई तरीके की सीवीड जो है इनको डिस्कवर किया है। एक का नाम है हाइपनिया इंडिका, और इसको इंडिका क्योंकि इंडिया के नाम पे इसका नाम रखा गया है, एंड दूसरी का नाम है हाइपनिया बुलाटा, ठीक है। यहां पे आपको ये बताऊं, ये जो सीवीड्स है ये बेसिकली पाई गई हैं हाइपनिया इंडिका कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ सोमनाथ पठान रीजन है गुजरात के अंदर, वहां पर इसे पाया गया। और जो हाइपनिया बुलाटा जो दूसरी है उसे भी कन्याकुमारी तमिलनाडु एंड दीव आइलैंड दमन एंड दीव के अंदर पाया गया। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और दे ग्रो इन द इंटरटाइडल रीजन, और आपको तमिलनाडु और गुजरात के अंदर दोनों जगह पे इंटरटाइडल रीजन जो है कोस्टल रीजन के पास मिल जाएंगे, और वहां पर ये सबमर्ज होकर रहती हैं, और हाई टाइड होती है, फिर उसके बाद ये लो टाइड होती है तो एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। तो इनको रिसेंटली डिस्कवर किया गया। स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाइपनिया इंडिका या फिर हाइपनिया बुलाटा के ऊपर पूछा जा सकता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं हम अपनी रिवीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 10 MCQs हमने डिस्कस कर लिए। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन का मतलब ये समझ लीजिए, जो लोग नए जुड़े हैं, कि अभी मैं क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा और आपको उसको 1 बाय 1 आंसर करना है, रिकॉल करना है, और जितनी भी चीजें उसको लेकर आपको याद है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ऐसा नहीं जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसी का आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है ईरान को लेकर, तो आप बताएंगे कि अभी ईरान और इंडिया का भी एक जो पैक्ट था कंस्ट्रक्शन को लेके, वो पर्टिकुलर चाबार पोर्ट और आपका दिलाराम जो आपका हाईवे था उसको लेकर वो यहां पर कैंसिल किया गया है, और ये कहीं ना कहीं चाइना के प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे चाइना करेक्ट आंसर है 25 साल के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट को लेकर। लेकिन दूसरी चीजें भी है, जैसे JCPOA जो एक्ट था आपका, ये जो पूरा एक्शन था, इसमें से यूएस ने विड्रॉ किया था ट्रम्प गवर्नमेंट जब थी, लेकिन अभी यूएस को दोबारा से इसे ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, और चाइना और रशिया के द्वारा प्रेशराइज भी किया जा रहा है। देन आप और क्या चीज रिकॉल कर सकते हैं कि ईरान का बॉर्डर किस किस से टच करता है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, और साथ ही साथ आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है उसका नाम भी आप बता सकते हैं। देखिए इसी चीज को कहते हैं आप इंटरलिंकिंग कर रहे हैं।
ठीक है, एक चीज पढ़ रहे हैं लेकिन एक चीज से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, आप उसे इंटरलिंकिंग करके एक एमसीक्यू के ऊपर आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर 10 फैक्ट्स बता दिए। बिलीव मी, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, पहली बारी में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। बिलीव मी 99% लोग जो है इस पूरे प्रोसेस को बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि इट इज अ क्वाइट स्ट्रेनिंग टास्क, उतना आसान नहीं है। जो चीजें मुश्किल होती हैं उसको कैरी ऑन करना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं बीच में ही हार मान लें और इस चीज को रिकॉल करने में वो सफल ना हो पाए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इवन दो मुश्किल काम है लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने की, कोशिश करें हर एमसीक्यू के पीछे 5, 6, 7, 10, 12 जितने भी आप फैक्ट्स को रिकॉल कर पाते हैं वो रिकॉल करें, बिकॉज इससे ज्यादा कोई चीज आपकी हेल्प नहीं कर सकती किसी भी एग्जाम के अंदर। जैसे हमने यहाँ पेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, मुझे कोई भी एक कारण बता दीजिए कि पेंडेंसी हाई कोर्ट की क्यों बढ़ रही है कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन जैसे ही आपने एक कारण बताया उसके बाद मुझे और भी कारण आप बताते जाइएगा। साथ ही साथ मुझे आप बताइएगा 1080 हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 661 हमारे पास लोग हैं, अभी 419 की वैकेंसी है। साथ ही साथ जो सरकार है वो ये कहती है कि हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी का कारण जो कॉलेजियम सिस्टम है, लेकिन एनजेएसी को लाया गया था, एनजेएसी सफल नहीं हो पाया। ये सब चीजें भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। जितनी भी ज्यादा चीजों को, जितनी भी इंफॉर्मेशन को लेकर आप एग्जाम में जाएंगे उतना ज्यादा आपके पास हेल्प होने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी था। देन हम डिस्कस करते हैं मोइत्री के बारे में। जल्दी से मुझे उस पर्सनालिटी के बारे में बताएं जिनको ये डेडिकेट किया गया है। मैंने आपको बताया था कि पंडित अजय चक्रवर्ती जो है उन्होंने इसे लिखा है, और यहाँ पे ये जो राग बनाया गया क्लासिकल रूल्स को यूज करते हुए बनाया गया, 3 कंपोजिशन है, इसमें हिंदी, बंगाली और संस्कृत भाषा के अंदर इसको लिखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यूएनएचआरसी के बारे में देखा था। देन हमने यूएन पीस कीपिंग के बारे में डिस्कशन किया था। जल्दी से बताएं, मैंने आपको कहा था इनको एक अलग नाम से जाना जाता है। यूएन पीस कीपिंग के अंदर जो लोग होते हैं, जो फोर्सेस के लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। यूएन पीस कीपर जो है हमारे, उन्हें ब्लू, क्या था, ब्लू, यस, ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। कोविड-19 की 2 लाख डोजेस वैक्सीन की यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, इसी वजह से न्यूज में थे। यूएन पीस कीपर्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से पीस का ट्रांजिशन करने में हेल्प करते हैं। उनको नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पर दिया जा चुका है। चलिए, यहाँ पे होली 50 कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा। आज का दिन आपके पास है, चाहे 100 डेज की सीरीज लें, और मैं यही कहूंगा 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो 200 डेज की सीरीज लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 की, और अगर 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं वो सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है विद ऑल द कोर्सेज विद 360 डिग्री प्रिपरेशन। फिर हमने आरटीए रिजेक्शन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे सिर्फ ये मत बताइएगा सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में या सेक्शन 9 में क्या, ये भी मुझे बताइएगा कि अगर आपको याद है पिछली बार क्या पढ़ा था, 14% रिजेक्शन से हम 4% पे आ चुके हैं। होम मिनिस्ट्री का रिजेक्शन काफी ज्यादा है, रीजन भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के बारे में आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बाद में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि यू कैन ऑल्सो बिकम द सीपीआईओ। हो सकता है आपकी फर्स्ट पोस्टिंग के अंदर ही आपको बनाया जाए। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो कि कॉपीराइट वायलेशन कर रही होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर है, कमर्शियल सीक्रेट को लेकर, ट्रेड सीक्रेट को लेकर है, या फिर जिससे किसी की जान माल की हानि हो सकती है, या फिर कहीं पे कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो खराब हो सकती है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपसे पूछा था नोट करेक्ट, जहाँ पे सीआईसी काफी न्यूज में थे, और वैसे भी अभी इनकी जो पावर है उनको कर्टेल कर लिया गया है, और सेंटर को इस चीज के ऊपर क्वेश्चन भी किया गया था। तो यहाँ पे टेन्योर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड नहीं करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर 65 ईयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब 63 साल की आयु तक रहेंगे और 65 साल द हाईएस्ट एज, तो 63 साल तक की आयु तक ही रहेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आईयूसीएन स्टेटस। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की पहले एक ही कैटेगरी होती थी जो कि वल्नरेबल कैटेगरी थी, लेकिन अभी अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को अलग कर दिया गया है। और दूसरी कौन सी कैटेगरी थी, मेरे बताने से पहले बताएं, सवाना बुश कैटेगरी, राइट। सवाना बुश कैटेगरी को क्या बताया गया, एंडेंजर्ड, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्या बताया गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड बैंक लेकर है, डेटा को लेकर है, ताकि बेटर सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड करी जा सके, बेटर डिलीवरी सिटीजंस को प्रोवाइड करी जा सके। लास्ट में हाइपनिया इंडिका कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, वहां के साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा है इंटरटाइडल रीजन तमिलनाडु के अंदर, कन्याकुमारी में। साथ ही साथ गुजरात का कौन सा रीजन था, सोमनाथ पठान एंड शिवराजपुर के अंदर, गुजरात के अंदर भी से पाया गया। इसके साथ साथ हाइपनिया बुलाटा भी था, उसे कहां पाया गया, कन्याकुमारी एंड दीव आइलैंड ऑफ दमन एंड दीव के अंदर। चलिए, अब प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, ताकि आप उसका आंसर जो है वो कर पाए। चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। केन बेतवा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, केन बेतवा के बारे में अभी हमने 2 दिन पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर पूछा जा सकता है और आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। मैंने तब भी आपको बताया था केन बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आंसर करके। इजी क्वेश्चन, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं भी पता तो चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, बट
अगर आप गूगल करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, तो वो चीज हमेशा आपको याद रहेगी। मेंस का क्वेश्चन जो आपको मेंस के ग्रुप में लिखना है वो है व्हाई इंडिया एब्सटेन टू वोट अगेंस्ट श्रीलंका। तो अभी जो यूएनएचआरसी के अंदर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट में वोटिंग करी है, काफी सारे देशों ने श्रीलंका के अगेंस्ट में वोट किया है, इंडिया ने एब्सटेन किया है। आपको उसी पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है, ठीक है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, इंडिया ने ऐसा क्यों किया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंडिया ने सोचा होगा, उसकी वजह से ऐसा किया, तो वो मुझे बताइएगा यहाँ पर। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है हाउ वुड यू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट सिटीजन चार्टर इन योर डिपार्टमेंट। नाउ सिटीजन चार्टर जो है, इसके बारे में आपको जो लोग 100 डेज 200 डेज की सीरीज कर रहे हैं, उनमें मैंने जब इंडियन पॉलिटी पढ़ाया था तो मैंने सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ाया है। इवन मिशन यूपीएससी 2022 एंड 2023 के अंदर भी ये चीज बताई है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल करके देख लीजिएगा। आई रिमेंबर इट वॉज माई सेकेंड पोस्टिंग, जब मैं इस सिटीजन चार्टर के बारे में मैंने पता किया, मैं अपने ऑफिस में गया तो मैंने पूछा कि हमारे यहाँ पे सिटीजन चार्टर कहाँ पर है, तो एक कोने में जाके पड़ा हुआ था, ठीक है, था, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं था, तो बहुत ढूंढा, तब जाके पता चला एक कोने में जाके पड़ा है जहां पर मतलब किसी की नजर ही नहीं जाती है। इट शुड बी विजिबल, इट शुड बी विजिबल टू ईच एंड एवरीबडी जो कि आपके ऑफिस में आ रहा है, उसके सामने ये विजिबल होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि कितने दिन में कौन सी चीज कंप्लीट कराई जानी है किस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज इसे गूगल कर लीजिएगा, और जिन लोगों को पता है, जिन्होंने सीरीज को ज्वाइन करा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके ऊपर मेरे को एक अच्छा इंटरव्यू का आंसर चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं अभी, क्योंकि आपके इंटरव्यू और मेंस के जो आंसर्स हैं वो आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव भी ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। डिपेंड करता है कि टाइम अवेलेबल है कि नहीं। टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अभी एक जो लाइव ज्वाइन करने का ऑप्शन है, जिसमें हम ऑडियो चैट रहती है लाइव, उसको ज्वाइन करूंगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा उसके अंदर लाइव। आप भी मुझे अपने जो तर्क होते हैं वो देंगे इसके ऊपर, मैं भी कोशिश करूंगा कुछ उसके अंदर वैल्यू एडिशन करने की, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन आपको यहाँ पे जो मेंस का ग्रुप और इंटरव्यू का ग्रुप है, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। यही चीज जो है आप टेलीग्राम पे टाइप करिए netmoc_upsc_mains, आपको मेंस का ग्रुप मिल जाएगा। netmoc_upsc_इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू का ग्रुप मिल जाएगा। दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, और फिर वहां पर हम आपके पीयर्स जो है, जो कि काफी इंटेलिजेंट हैं और काफी मैच्योर हैं अपने फीडबैक को लेकर, वो आपको हेल्प करेंगे। और मैं भी जब मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली लाइव यहाँ पे ज्वाइन करके आपसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे वंस अगेन होली 50 कोड को यूज कर लीजिएगा आप किसी भी सीरीज को 2023 को 2022 को सब्सक्राइब करने के लिए, या फिर 100 डेज या 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। और यहाँ पर अपने मार्क्स जो है वो जरूर लिख दीजिए, कितना कितना आपने स्कोर किया, टारगेट कितना किया था और अभी स्कोर कितना किया, तो वो जरूर लिख दीजिएगा। टारगेट को अचीव किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, इवेंचुअली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यूपीएससी का सिविल सर्वेंट बनने का, एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएफएस बनने का जो आपका ड्रीम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे 6 जो थी वो कट ऑफ रखी गई थी, 6 या 6 से आपको ऊपर स्कोर करना है, नहीं किया तो दोबारा देखिएगा, और नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम अटेम्प्ट जब आप करेंगे तो इसे 6 से अक्रॉस ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ जब आप सेकंड या थर्ड टाइम देखते हैं तो अपने नोट्स को जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज दैट इज द कंट्रीब्यूशन विच यू कैन गिव, बिकॉज उससे हमें काफी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि अपने मटेरियल को और भी बेहतर बनाया जाए, बिकॉज यू आर रियली अप्रिशिएटिंग इट। अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आई, यू कैन अप्रोच मी @prince_luthra के ऊपर, और वहां मुझे बता सकते हैं कि और क्या चीज करी जा सकती है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो भी चीज आप बता सकते हैं। बट इफ यू रियली थिंक कि अगर आपको 1% भी इससे फायदा हुआ है, देन यू कैन प्लीज लाइक द वीडियो। Thanks for watching this video. Have a nice day. I'll see you very soon. Happy Holi once again to all of you. Take care.